सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। टारगेट बेस में हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, तो बीच में थोड़ा क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, आज से पुनः शुरू हो रही हैं, तो शुरू करते हैं सीधा क्लास। देखो, आज हमारा है टॉपिक पूर्वी तथा पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट। यहाँ पर पश्चिमी घाट की यदि चर्चा करें तो तापी के मुहाने से, यानी कि ताप्ती नदी जो है उसके मुहाने से लेकर लगभग जो यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रेणियां, ठीक है, यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, इस रूप में यह है पश्चिमी घाट, और ऐसे ही पूर्वी घाट जो है, ठीक है, यहां से ही शुरू होता है। यहाँ मतलब इन दोनों का जो मिलन बिंदु है कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी क्या है? मिलन बिंदु है। यहाँ से पूर्वी घाट शुरू होता है, फिर कावेरी नदी इसको काटती है। ठीक है, फिर इसको गोदावरी काटती है, इसको कृष्णा नदी काटती है। ठीक है, और यहाँ महानदी इसको काटती है। ठीक है, महानदी इसको काटती है। तो इस तरह से पूर्वी घाट। मतलब देखो, पश्चिमी घाट क्या है? समानांतर है, बिल्कुल तटीय मैदान से लगा हुआ, अरब सागर के समानांतर है, लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन पूर्वी घाट क्या है? कटा हुआ है। ठीक है, बीच बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियां, हमने चर्चा की थी कि जो पश्चिमी जो एरिया है प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय पश्चिमी भारत है, अत्यधिक ऊंचा है बजाय पूर्वी भारत के। ठीक है, इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण, मतलब ये जो पश्चिमी घाट है अधिक ऊंचा होने के कारण, नदियां क्या होती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, नदियां क्या होती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। तो सबसे पहले यहाँ महानदी इसको काटती है, फिर कृष्णा इसको काटती है, गोदावरी इसको काटती है, और कावेरी इसको काटती है। ठीक है, बाकी नदियां हम नदी तंत्र में देखेंगे, यहाँ पर हम केवल समझने की दृष्टि से कि नदियां इसको काट रही हैं, इतना आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, उसी दृष्टि से हम इसको देख रहे हैं। तो इस तरह से ये कट जाता है अलग अलग जगह पर। ठीक है, अलग अलग ये कटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। यदि निर्माण की चर्चा करें तो निर्माण, इसका कोई विशेष निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, इसके निर्माण की प्रक्रिया भी वही है जो प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण की प्रक्रिया थी। बस इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको, जो हमने देखा कि यहाँ पर पठारी भूमि थी, पूरी मध्य का एरिया पठारी था, उसकी अपेक्षा यहाँ पर हल्की ऊंची ऊंची पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां पाई जाती हैं। जैसे पूर्वी घाट है, तो कुछ पहाड़ियां पूर्वी घाट में पाई जाती हैं, कुछ पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां इसमें पाई जाती हैं। देखो, ये है नीलगिरी की पहाड़ियां। ये जो इनका मिलन बिंदु ये कौन सा है? नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। फिर यहाँ यहीं पर केरल में ही आती है कार्डेमम पहाड़ियां। तो पहाड़ियों की क्लास आज शाम को आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें हम पहाड़ियां चर्चा करेंगे। ठीक है, पहाड़ियां भारत की प्रमुख, मतलब अब तक का हमने जो भी पढ़ लिया इतना, अब उसमें हम सारी चीजें एक मैप में देखेंगे, सारी चीजें एक मैप के माध्यम से देखेंगे। ऊपर हिमालय से लेकर दक्षिण में ये सारी पहाड़ियां, ठीक है, बीच की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, असम में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियां, मिजोरम में कौन सी है, नागालैंड में कौन सी है, सारी पहाड़ियां जो हम चर्चा करेंगे वो आज शाम को हम, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है। ठीक है, रात्रि 9 बजे आपको मैप की क्लास आएगी, जिसमें हम प्रमुख पहाड़ियां देखेंगे, साथ ही हम भारत के प्रमुख दर्रे देखेंगे और भारत के प्रमुख बंदरगाह। तीनों टॉपिक हमारे उस क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखना ना भूलें उसको, आज जरूर जुड़िएगा उससे। आज रात्रि 9 या फिर 9:30 बजे लगभग मैं उसको आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखो, नीलगिरी, यहाँ पर नीलगिरी है। ठीक है, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचा है। कम ऊंचा है इसीलिए नदियों का बहाव भी क्या है? पूर्व की ओर है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट क्या है? ज्यादा ऊंचा है। ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट में देखो, यहाँ पर आपको महाबलेश्वर की पहाड़ियां, ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ियां मिलेंगी, साथ ही हरिश्चंद्र पहाड़ियां मिलेंगी। ठीक है, और कुछ यहाँ पर दर्रे दिखाई देंगे। ठीक है, पश्चिमी घाट में आपको महाबलेश्वर की पहाड़ियां, देखो वो क्लास तो शाम को आनी है, तो उसमें आपको मैं इसको पूरा समझा दूंगा। महाबलेश्वर की पहाड़ियां, ठीक है, और हरिश्चंद्र पहाड़ियां, और दर्रे। दर्रे में देखो, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, सेनकोटा दर्रा, ये सब दर्रे कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट में देखो यहीं पर मिलेंगे आपको महाबलेश्वर पहाड़ियां, हरिश्चंद्र पहाड़ियां, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, सेनकोट दर्रा। ठीक है, थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में, सेनकोट और पालघाट केरल में। ठीक है, ये कुछ प्रमुख दर्रे यहाँ पर दिखाई देते हैं। जबकि पूर्वी घाट में आपको उड़ीसा वाले एरिया में महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, महेंद्रगिरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। देखो, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई। ठीक है, कहीं पर कालसुबाई दे रखी है, कहीं पर महाबलेश्वर पर्वत दे रखा है। ठीक है, तो
कालसुबाई ही अधिकांश किताबों में, इसलिए उसी को उचित मानना सही है। ठीक है, कालसुबाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि ओडिशा में है। ठीक है, महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी जो कि ओडिशा में है। इसके अलावा देखो आंध्र प्रदेश में आती हैं कुछ पहाड़ियां, जिसमें नन्ना मलाई की पहाड़ियां हैं, बेलोकोंडा की पहाड़ियां हैं, पालकोंडा की पहाड़ी है, नगारी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। बाकी शेवराय पहाड़ियां, पंचमलाई पहाड़ियां तमिलनाडु में आती हैं। शेवराय, पंचमलाई की पहाड़ियां, ठीक है, शेवराय पहाड़ियां, पंचमलाई की पहाड़ियां और शिरुमलाई की पहाड़ियां। ठीक है, शिरुमलाई, शिरुमलाई की पहाड़ियां, ये सब कहां पर आती हैं? आंध्र, ये तमिलनाडु में आते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में यदि चर्चा करें, नल्लामलाई, नन्नामलाई की पहाड़ियां। ठीक है, पालकोंडा पहाड़ियां, पालकोंडा, ठीक है, बेलाकोंडा, ये सब कहां पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश में। तो ये मैं शाम को इसको तो नहीं लिखाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। ठीक है, तो इनको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, तो वहां पर कवर करना उचित नहीं है, इनको यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो पश्चिमी घाट, इसका विस्तार अरब सागर के समानांतर 1600 किलोमीटर में आपको बता चुका हूं। पश्चिमी घाट को सहयाद्री भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? सहयाद्री। ठीक है, सहयाद्री भी इसको कहा जाता है। देखो जब भारत में मानसून प्रवेश करता है ना, तो पश्चिमी घाट में ही सबसे पहले प्रवेश करता है, यानी कि केरल तट पर सबसे पहले भारत में मानसून आता है। ठीक है, ये भारत में मानसून प्रवेश करता है इस तरह से, यहां से प्रवेश करता है। कहां पर सबसे पहले आता है? केरल तट पर ही टकराता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून, प्रश्न बन चुका है कई बार, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल में पहुंचता है। ठीक, यहाँ पर पहाड़ियां हैं, केरल में भी कार्डेमम पहाड़ियां हैं, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। ठीक है, अन्नामलाई, नीलगिरी और ये तीनों पहाड़ियां यहाँ पर। इसके बाद देखो पूरा पश्चिमी घाट का एरिया है, ये पूरा क्या है? पश्चिमी घाट है। तो मानसून यहाँ टकराता है। ठीक है, यहाँ पर अगर प्लेन होता, मैदान होता, पहाड़ियां नहीं होती, या फिर पहाड़ियां इस रूप में होती इधर को, तो ये मानसून टकरा नहीं पाता, मानसून आगे निकल जाता और उत्तर भारत में बारिश की संभावना फिर कम रहती। लेकिन यहाँ पर मानसून टकराने से, ठीक है, आगे बढ़ नहीं पाता क्योंकि पहाड़ियां उसको रोक देती हैं। ठीक है, भले ही 1000 मीटर 1200 मीटर की पहाड़ियां, लेकिन उसको रोक देती है। ठीक है, तो इसको रोकती है, मानसून वापस टकराते टकराते ऊपर की ओर निकलता है। मतलब दो हिस्सों में यहाँ से बढ़ता है। ठीक है, एक हिस्सा इसका ऊपर की ओर निकलता है, दूसरा हिस्सा इसका यहाँ से टकराने के पश्चात यहाँ सीधा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों से चला जाता है। ठीक है, मानसून वाले चैप्टर में इसको हम देखेंगे। यहाँ से गारो, खासी, जयंतिया में पहुंच गया, एक हिस्सा इसका टकरा के पूरा पश्चिमी घाट में बरसता है, पश्चिमी घाट के इस ओर ये बरसता रहता है। ठीक है, इस कारण क्या है? पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता, बरसात अच्छी होती है। ठीक है, और साथ ही ये उष्ण कटिबंधीय एरिया वाला है, क्योंकि जो विषुवत रेखा उसके निकट में है, भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पर्याप्त तापमान भी रहता है। तो इस कारण क्या है, यहाँ पर जो वन है, ठीक है, ये देखिए जैव विविधता है, जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में, भारत में पश्चिमी घाट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसे सह्याद्री कहा जाता है, जैव विविधता यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तापी के मुहाने से लेकर, हालांकि कैप कैमोरिन तक इसको दिखाया गया है। कैप कैमोरिन यहाँ पर पड़ता है कन्याकुमारी। मतलब यदि मोटा मोटा देखा जाए तो तापी से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से यहाँ पश्चिम बंगाल का जो तटीय है, तटीय एरिया से अंदरूनी एरिया है, आंतरिक एरिया, तट के आंतरिक एरिया है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट। लेकिन यदि इनका मिलन बिंदु देखा जाए तो कौन सा है? नीलगिरी इनका मिलन बिंदु है। ठीक है, नीलगिरी क्या है? इनका मिलन बिंदु। इसी तरह से हमारा क्या है? ये पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जो दर्रा है शाम को मैं आपको करा दूंगा, शाम की क्लास में। ठीक है, और इसके अलावा देखो दर्रा मैं आपको शाम को करा दूंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी जो ये महत्वपूर्ण पर्वत है, यहाँ पर कुछ इन्हें पहाड़ी हैं छोटी छोटी, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ी हैं भारत की, शाम की क्लास में आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हम पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान, अभी तक हमने पठार देखा है, अब मैदान की भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि तटीय मैदान
भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ प्रमुख तट भी हैं, ठीक है। तो तटीय मैदान हम देखते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखो पूर्वी तटीय मैदान के लिए हमें, ठीक है, पूरा इस तरह से लेना पड़ेगा। मतलब तटीय मैदान के लिए, तटीय मैदान कौन सा वाला क्षेत्र है, ये जो तट से लगा हुआ है, ठीक है, ये तट से लगा हुआ क्षेत्र है, ये कौन सा है, पूरा तटीय मैदान। अब यहाँ फिर उसी तरह से हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, महानदी पहले इसको काट देगी, ठीक है, फिर उसके बाद कृष्णा इसको काट देगी, गोदावरी, कावेरी इसको काटेगी, और ये नीचे तक का चला गया, ये है क्या, एक ये पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और इधर का हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, तो इस तरह से हम इसको बांट देते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान में यदि चर्चा करें, सबसे पहले कौन सा आता है, इसको भी अलग अलग भागों में, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है जो समुद्री लहरें हैं, यानी कि समुद्री लहरों के अपरदन से और उनके निक्षेप से, साथ ही जो नदियां बहाकर अपने साथ बहाकर अवसाद लाई हैं, उनको जमा करती गई मुहाने पर, ठीक है, उसके पश्चात इनका निर्माण हुआ है। जैसे यहाँ पर आप नर्मदा तापी नदी देखते हैं, ठीक है, गुजरात में नर्मदा तापी नदी, साथ ही इधर पूर्व की ओर पूर्वी जो तटीय मैदान है, जो कि अपेक्षाकृत ज्यादा चौड़ा है, पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है, ठीक है, इसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊंची, हमने ये कहा था कि पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है, ठीक है, पश्चिमी घाट ऊंचा होने के कारण, और दूसरी चीज क्या थी, पश्चिमी घाट हमने पढ़ा था कि जो दक्कन ट्रैप है उसको, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब उसको काट पाना उतना संभव नहीं है, ठीक है। दो चीजें, एक तो ऊंचाई ज्यादा है इसकी, और दूसरा इसको काट पाने, यानी कि इसको जो बेसाल्ट चट्टान द्वारा, लावा बेसाल्ट चट्टान द्वारा निर्मित है, इसको काट पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए पश्चिमी घाट में तटीय मैदान ज्यादा विस्तारित नहीं है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है बजाय पूर्वी तटीय मैदान के। और पश्चिमी तटीय मैदान में देखो नदियों की कमी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई ज्यादा है, तो सारी नदियां कहाँ, पूर्व की ओर जा रही हैं, सारी नदियां किस ओर जा रही हैं, पूर्व की ओर। तो चूंकि नदियां यहाँ पर कम है, ठीक है, यहाँ पर नदियां नहीं आती, नदियां इधर नहीं बहती, साथ ही यहाँ पर्वतीय जो श्रेणी है, पश्चिमी घाट श्रेणी है, वो ऊंची ज्यादा है, साथ ही, ठीक है, यहाँ पर ये मजबूत ज्यादा है, लावा निर्मित और मजबूत ज्यादा है, जिस कारण ये कटा हुआ नहीं है, यहाँ पर ज्यादा अपर्दन नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान इसकी अपेक्षाकृत कम ऊंचा है, ठीक है, और यहाँ पर नदियां बहुत सारी हैं, जो कि अपना मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करते हैं, ठीक है, अपने मुहाने पर जो अवसाद है, ठीक है, निक्षेप है, उसको छोड़ते ही जाते हैं, तो जमा करते जाते हैं, उससे पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। तो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा ज्यादा चौड़ा है, जबकि पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है पूर्वी घाट की अपेक्षा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, इस तरह के फैक्ट कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ये वाला तट, ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर वाला ही लेते हैं, अलग अलग तट इसमें आते हैं। ये है देखो कच्छ का तट, ये वाला एरिया कौन सा है, कच्छ का तट, ठीक है। फिर यहां से लेकर ये गुजरात तक का ये पूरा एरिया कौन सा था, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट पहला है, कच्छ का तट दूसरा है, काठियावाड़ तट, ठीक है। यहां से लेकर देखो ये गोवा और कर्नाटक के बिंदु तक का ये कौन सा था, कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है। इसमें देखो गुजरात का हल्का हिस्सा आता है, महाराष्ट्र पूरा आता है, फिर गोवा आता है, और कुछ हिस्सा इसमें कर्नाटक का आता है, ठीक है, जो मतलब कर्नाटक है। फिर यहां से आपने देखा होगा इस तरह से केरल का विस्तार है। तो ये कौन सा तट है, मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। एक मालाबार अभ्यास भी होता है, मालाबार अभ्यास किन देशों के मध्य होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मालाबार अभ्यास किसके मध्य होता है, ये है एक भारत, ठीक है, यूएसए यानी कि अमेरिका प्लस जापान, ठीक है, प्लस ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के मध्य होता है मालाबार अभ्यास।
और इसका 31वां संस्करण कहां पर हुआ था? 2023 में। ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जो कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, तो ये कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं इस तरह से। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कब? 2023 में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया इसमें 2020 में शामिल हुआ था। 2020 में ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग इसमें साइड में ध्यान रख लीजिएगा। तो मालाबार तट ही है। तो देखो कुल पश्चिमी घाट में कितने तट आते हैं? सबसे पहले आता है कच्छ का तट, जो कि कच्छ के रन, यहाँ ये कच्छ का रन है पूरा। ठीक है, ये क्या है? कच्छ का रन, जो कि दलदली भूमि है। ठीक है, ये कच्छ का रन है गुजरात में। फिर देखो काठियावाड़ तट। तीसरा है कोंकण तट। कोंकण तट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ये 4 राज्य इसमें शामिल हैं। फिर है मालाबार तट, जिसमें मुख्यतः केरल का भाग आता है। ठीक है, ये पूरा भाग क्या है? केरल का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, तो इस तरह से पूर्वी भाग में यदि देखें तो यहाँ सबसे पहले कौन सा आता है? इस एरिया में इतना कौन सा है? ये है कोरोमंडल तट। ये कौन सा है? कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट इसमें आता है सबसे पहले। फिर आता है इसमें देखो आंध्र तट। ठीक है, उत्तरी सरकार तट। और लास्ट में इसमें कौन सा आता है? वेंगी तट। ठीक है, इसे हम आंध्र तट भी बोलते हैं यहाँ पर, जबकि इसको उत्तरी सरकार, मतलब ये पूरा जो है इसको बोलते हैं सरकार तट। सरकार तट। ठीक है, ये पूर्वी तटीय मैदान है, इसको आप लोग यहाँ पर मत लीजिएगा, ये अलग चीज है। ठीक है, तो ये है सरकार तट। सरकार तट जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का क्षेत्र है, उसे हम बोलते हैं सरकार तट। ठीक है, इसी में जो मुख्य रूप से उड़ीसा के लिए आता है उसे हम बोलते हैं उत्तरी सरकार, और मुख्य रूप से जो आंध्र प्रदेश के लिए आता है उसे हम बोलते हैं आंध्र तट। यानी कि सरकार तट क्या है? 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, एक है उड़ीसा के लिए। ठीक है, उड़ीसा के लिए कौन सा है? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार तट है। और जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, इसके लिए कौन सा है? आंध्र तट। ठीक है, बाकी देखो मुख्यतः आपने सरकार तट ध्यान रखना, ये तो मैं आपको केवल उस एरिया के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस राज्य में इसको क्या बोलते हैं। बाकी यदि मुख्यतः आपसे प्रश्न जो बनता है इसी से बनता है। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी एक बार प्रश्न बन गया था कि उड़ीसा के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? उत्तरी सरकार तट। ठीक है, बाकी वैसे प्रश्न बनता है नहीं। तो सरकार तट कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला एरिया। जो तमिलनाडु का एरिया कौन सा है? कोरोमंडल तट। तो जो तटीय मैदान भी है, ये तटीय मैदान पूरा एक साथ नहीं है। ठीक है, बीच बीच में इसमें नदियां आती हैं। यहाँ पर कावेरी नदी आती है, फिर कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी नदी। ठीक है, यहाँ पर कुछ नदियां भी इसमें आती रहती हैं। और इससे ऊपर जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, इसे क्या बोलते हैं? वेंगी तट। ठीक है, वेंगी तट। वेंगी हो जाएगा। ठीक है, बेंगी नहीं, वेंगी तट। पश्चिमी बंगाल का एरिया क्या हो जाएगा? वेंगी तट कहलाएगा। तो ये है भारत का तटीय मैदान। ठीक है, ये है क्या है? भारत का तटीय मैदान। ठीक है, अब देखो कच्छ का तट जो कि गुजरात में है, काठियावाड़ तट ये भी गुजरात में है। ठीक है, कोंकण तट जिसमें 4 राज्य हमारे शामिल हो जाएंगे, गुजरात का दक्षिणी एरिया। ठीक है, फिर महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा और कर्नाटक। मालाबार तट मुख्यतः केरल में है। कोरोमंडल तट मुख्यतः तमिलनाडु का एरिया है। ठीक है, सरकार तट उड़ीसा और कौन सा है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का एरिया है। साथ ही पश्चिम बंगाल का तट क्या है? वेंगी तट। अब हमने भारत के तटीय राज्य देखे थे। देखो तटीय राज्य यदि लिखें, सबसे पहले क्या था? गुजरात। ठीक है, फिर था महाराष्ट्र। ठीक है, गोवा। ठीक है, गोवा था। उसके पश्चात कौन था? कर्नाटक। ठीक है, केरल था। केरल के पश्चात नीचे से यदि जाएंगे कौन था? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु के पश्चात कौन था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पश्चात कौन आया? उड़ीसा। और उड़ीसा के पश्चात कौन आया? पश्चिम बंगाल। ये थे ना भारत के जो तटीय राज्य थे। देखो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल 9 राज्य भारत के क्या हैं? कुल 9 राज्य हैं भारत के जो तटीय राज्य हैं। इनमें पश्चिमी तट में कौन कौन से राज्य हैं? देखो पश्चिमी तट के वाले राज्य, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पर गुजरात है। ठीक है, महाराष्ट्र है,
गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। ये किस क्रम में? उत्तर से दक्षिण के क्रम में, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और पूर्वी तट में कौन कौन से हैं? ठीक है, ये भी उत्तर से दक्षिण में लेते हैं। देखो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, हालांकि ये आप लोगों ने स्वयं से कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरा यदि पढ़ा दिया तो अब आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओडिशा, फिर आ जाएगा नीचे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्वी तट। पूर्वी तट में देखो 4 राज्य हैं, पश्चिमी तट में 5 राज्य हैं। भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। जबकि सबसे कम कौन है? गोवा। बाकी मैंने इनका क्रम आपको लिखा रखा है। ठीक है, आप लोगों ने वो ध्यान रखना है क्रम में कि कौन सा क्रम है, किसका कहां पर सबसे पहले गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, इस तरह से आपने क्रम ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि क्रम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। साथ ही तट आपने ध्यान रखना है। पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन से आते हैं? कोरोमंडल तट, सरकार तट और वेंगी तट। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में देखो कच्छ का तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट। ठीक है, ये भारत के कुछ प्रमुख तट हैं। यहां तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम चर्चा करते हैं द्वीप समूह के बारे में। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं द्वीप समूह, जिसमें सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और उसके पश्चात हमारा आ जाएगा लक्षद्वीप समूह। तो उससे पहले सबसे पहले जो भारत है, भारत के मैप में इसको देखते हैं। जो सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी, ठीक है, उसको एक बार हम इसको भर लेते हैं। उसके पश्चात हम द्वीप समूह चर्चा करेंगे और आज की क्लास में द्वीप समूह तक ये देखेंगे। शाम को आप लोग जरूर जुड़िएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सारी भारत की पहाड़ियां, ठीक है, दर्रे, पहाड़ियां, दर्रे और बंदरगाह। तो ये सारे टॉपिक हमारे कवर शाम को हो जाएंगे। मुश्किल से 2 दिन आपकी जियोग्राफी क्लास और चलेगी, 2 से 3 दिन, क्योंकि ज्यादातर चीजें याद कराने वाली हैं। ठीक है, ज्यादातर चीजें क्या है? याद कराने वाली हैं, क्योंकि आपको स्वयं से भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, और थोड़ा बहुत मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना है। जैसे हमारे राष्ट्रीय उद्यान है या फिर नदी घाटी परियोजनाएं हैं, नदी तंत्र जो थोड़ा महत्वपूर्ण है, नदी तंत्र में आपको बताऊंगा। ठीक है, नदी तंत्र, इसके पश्चात नदी तंत्र ही शुरू करेंगे। ठीक है, नदी तंत्र में आपको पूरा समझाऊंगा। बाकी अधिकांश चीजें क्या है? याद कराने वाली हैं, जो आपको स्वयं से करनी पड़ेंगी। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बढ़ते हैं। देखो हल्का सा एक मैप बना लो। ठीक है, इसी तरह से ले लो। देखो मैप बनाना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जियोग्राफी यदि पढ़ना है तो मैप बनाना आप लोगों को आना चाहिए, भले ही कैसा भी बने। यहाँ पर कोई पेंटिंग की क्लास नहीं है। ठीक है, जैसा आपको मैप बनाना आता है वैसा आप लोग लगभग थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि हाँ भारत है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी बनाना सीख लो, लगना चाहिए कि आप भारत का मैप बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, इतना ये बेसिक सी चीजें हैं। देखो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा था? ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, यहाँ कैलाश श्रेणी के नाम से जानी गई। ठीक है, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में आ गई पीर पंजाल। धौलधार हिमाचल प्रदेश में थी। ठीक है, यहाँ मसूरी पहाड़ियां, फिर नागटिब्बा पहाड़ियां, और यहाँ महाभारत श्रेणी। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। ये क्या था? हिमालयी एरिया। तो हिमालयी एरिया, इससे ऊपर का पूरा एरिया क्या था? ये हिमालयी एरिया था। ठीक है, ये क्या था? पूरा हिमालयी एरिया था। और यहाँ से लेकर फिर इधर मुड़ गया सीधा, और यहाँ अंडमान निकोबार में अब आपको हिमालयी एरिया मिलेगा। ठीक है, मतलब हिमालय क्या, जो शिवालिक हिमालय का हिस्सा अंडमान निकोबार है। तो इस तरह से पूरा क्या है? ये हिमालय का एरिया है। ये क्या है? हिमालय है पूरा। ये हमने पढ़ा था। उसके पश्चात हमने देखा मैदान। ठीक है, उसके पश्चात हमने क्या देखा? ये मैदान का एरिया था पूरा। ठीक है, यहाँ पश्चिम बंगाल तट तक आ जाएगा, और इधर असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ये क्या है? सब मैदानी एरिया है। ये पूरा बीच में पहाड़ी है हल्का, हालांकि जो गैप है। ठीक है, ये क्या है? मैदानी एरिया है। ये क्या है? मैदानी एरिया। इसमें हमने देखा सिंधु का मैदान, जो कि हरियाणा पंजाब में भारत में था। बाकी यहाँ पर 5 दोआब थे। ठीक है, इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। फिर हमने देखा गंगा का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, और फिर हमने देखा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे बड़ा कौन सा था इसमें? गंगा यमुना का मैदान। ठीक है, उसके पश्चात देखो हमने क्या देखा? केंद्रीय जो मध्य उच्च भूमि है। ठीक है, मध्य उच्च भूमि हमने देखी। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था मध्य उच्च भूमि में विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी हमने देखी।
ठीक है, मेवाड़ का पठार हमने देखा, मालवा का पठार हमने देखा, इसी में अरावली श्रेणी हमने देखी थी। ठीक है, अरावली श्रेणी हमने देखी जो कि दिल्ली तक विस्तारित थी। ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मतलब भले ही वो प्रॉपर स्थान पर ड्रॉ ना हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ध्यान रहना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर थी। ठीक है, फिर हमने देखा पूर्वी पठार, जिसमें मुख्यतः हमने छोटा नागपुर का पठार देखा था। यहाँ पर दंडकारण्य का पठार देखा और साथ ही बस्तर का पठार देखा। ठीक है, फिर पूर्वी पठार में हमने एक गैप देखा, राजमहल गारो गैप, और यहाँ पर मेघालय का पठार देखा, जो कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। आज हमने चर्चा करी, देखो इसमें पश्चिमी घाट, आज हमने चर्चा करी इसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इस तरह से जब आप एक ही क्लास में इसको दर्शाएंगे तो आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये पश्चिमी घाट था और ये पूर्वी घाट। अब इसमें जो बीच का एरिया है, इसमें हम थे दक्कन का ट्रैप। ठीक है, इसके भी 3 हिस्से थे। एक मुख्यतः ये दक्कन का ट्रैप था, ये आंध्र का पठार और एक कर्नाटक का पठार। ठीक है, दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में, कर्नाटक का पठार इसमें बेंगलुरु और मैसूर का पठार, आंध्र का पठार में इसमें आंध्र का पठार यानी कि केशोराय का पठार, रायसेना का पठार। ठीक है, रायलसीना का पठार और साथ ही तेलंगाना का पठार इसमें था। ये आंध्र का पठार, ये तेलंगाना, ये सॉरी कर्नाटक का पठार, जिसमें हमने मुख्यतः चर्चा करी थी बेंगलुरु और मैसूर के पठार के बारे में। और ये कौन सा है, दक्कन ट्रैप, जो कि महाराष्ट्र में था। ठीक है, इस तरह से हमने भारत को पूरा पढ़ा अभी तक का। और इसके पश्चात क्या था, ये पूर्वी तटीय मैदान, ये वाला एरिया क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, और ये क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान, जो आज हमने चर्चा करी, ये क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान। तो पूरे भारत में हमने इस तरह से चीजें देखी। देखो, आपको इस तरह से मैप भरना आना चाहिए। ठीक है, एक बार यदि आप इसको अपने मन से जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं, एक बार मैं इसको फिर से समझा चुका हूँ। ठीक है, इसको एक बार अपने मन से अब आप लोग मैप में भरिए। ठीक है, मैप में आपका होमवर्क है आज का, पूरा रिवीजन आपने जियोग्राफी करना है, उसको एक बार मैप में भरना है। ये देखो बेसिक क्लास है, मैं जितना भी आपको करा रहा हूँ, हालांकि हम डीपली बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपका एक हिसाब से फाउंडेशन भी तैयार हो रहा है। जो नए बच्चे हैं ना, आपके लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अभी चीजें समझनी है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, रट्टा मारोगे, देखो हमेशा गलतियां होंगी, रट्टा मार के कभी भी किसी का भला नहीं हुआ आज तक का। नौकरी लगना अलग चीज है, लेकिन समझ के पढ़ना और एक अच्छा ज्ञाता होना किसी चीज का, ठीक है, किसी चीज की अच्छी जानकारी होना, वो दोनों में अलग अलग फर्क है। ठीक है, तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। इस तरह से आपको भारत का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अरावली श्रेणी, तो इसके पश्चिम का जो एरिया है, कौन सा शुष्क मैदान, जो शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पर ये मरुस्थली एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसको गोले से दर्शा दो, इस तरह से ये क्या है, मरुस्थल का एरिया। थोड़ा बहुत आपने अब इसमें दर्शाना सीखना है। ठीक है, यहाँ पर बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार भी था, ये इसी विंध्याचल श्रेणी के यहाँ पर। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीजें आपने अब स्वयं से करनी है। बाकी मैंने मोटा मोटा आपको ये समझा दिया। अब इसमें थोड़ा बहुत तट भी दिखा लो, ये कच्छ का तट है, काठियावाड़ तट है, ये कौन सा कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, सरकार तट, वेंगी तट। ठीक है, ये वेंगी तट है, क्योंकि इनका महत्व है, हर किसी का अपना अपना महत्व है। शाम की क्लास जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें देखो पहाड़ियां, ठीक है, सारी पहाड़ियां, इसमें पहाड़ियां कौन कौन सी आएंगी, यहाँ पर मिकिर पहाड़ियां मिलेंगी आपको, मिसमी पहाड़ियां मिलेंगी। ठीक है, ये सब पहाड़ियां यहाँ पर जो पूर्वी भारत में, ठीक है, फिर पूर्वोत्तर में है, पुनः हिमालय की पहाड़ियां। ठीक है, यहाँ पर जो भी पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, ठीक है, विंध्याचल पहाड़ियां, यहाँ पर पारसनाथ हिल्स है। ये सब चीजें हम एक बार एक मैप में पुनः देखेंगे। ठीक है, पहाड़ियां देखेंगे, दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, जो कि पीर पंजाल में कौन सा दर्रा आता है, मध्य हिमालय में कौन सा आता है। ठीक है, इस तरह से सारे दर्रे, सिक्किम में कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, या फिर नीचे प्रायद्वीपीय भारत में कौन से दर्रे हैं। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक वह बंदरगाह, कौन सा है, बंदरगाह। ठीक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सारे बंदरगाह हम देखेंगे, भारत की जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, भारत में बड़े बंदरगाह कितने, 13। ठीक है, उन 13 बंदरगाहों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं शाम को, उस क्लास से आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो इस तरह से आप लोग भरें इसको। देखो, यदि द्वीप समूहों की चर्चा करें, तो मुझे लगता है कि द्वीप समूहों को भी हम मैप के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि द्वीप समूह यहाँ पर उन्हें बना पाना इतना संभव नहीं होगा, छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करना इनमें संभव नहीं होगा, तो वहां पर मैप बना हुआ है। ठीक है, जो मैप मैं आपको मैप की क्लास देता हूँ अलग से, उसमें मैप बने हुए आपको केवल समझाना है, तो समझाना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करना उतना आसान नहीं है, इसलिए द्वीप समूह पे हम उसी क्लास में देखेंगे।
तो इसी क्लास में हम बंदरगाह, साथ ही सबसे पहले हम द्वीप समूह ही इसमें चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा द्वीप समूह, ठीक है। द्वीप समूह कंप्लीट करने के पश्चात हमारा अगला टॉपिक रहेगा पहाड़ियां, क्योंकि पहाड़ियां समझना बहुत जरूरी है। ये सब भारत में जो मानसून प्रवेश करेगा, इन पहाड़ियों का इसमें बड़ा अहम योगदान है, ठीक है। कब कहाँ वर्षा होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, सभी पहाड़ियों का इसमें बड़ा योगदान रहता है। तीसरा आता है दर्रे, ठीक है। दर्रे हम चर्चा करेंगे, सारे दर्रे मतलब प्रमुख जो दर्रे हैं। साथ ही बंदरगाह हम देखेंगे, भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। तो आज रात्रि 9 बजे ये क्लास आप लोगों को उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो इससे आप लोग अवश्य जुड़िएगा। तो यहाँ पर हमारा जो भारत का मुख्य भौतिक स्वरूप है, इस क्लास में हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा कल क्लास आएगी वो रहेगा भारत की नदियां, ठीक है। भारत की नदियां, तो नदियां देखो, मैं आपको पूरा डिटेल नहीं लिखाऊंगा नदियों को, ठीक है। डिटेल आपको किताब में आपको मिल जाएगा। मैं केवल उद्गम स्थान दिखाऊंगा आपको, मतलब बताऊंगा पूरा। नदी तंत्र आप अलग अलग देखेंगे। देखो यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो फिर पश्चिमी घाट की ओर नदियां जाती हैं और जो पूर्वी घाट की ओर नदियां जाती हैं। इस तरह से आप नदी तंत्र को 5 भागों में बांटते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। मैं केवल यहाँ पर आपको मैप के जरिए इसमें ड्रॉ करके दिखाऊंगा कहाँ से कौन सी नदी और कहाँ तक आ रही है, किस रूप में आ रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ की नदियां, सारी यहाँ की नदियां, उनका नंबर डालते हुए, जैसे नंबर 1 सिंधु नदी, ठीक है, 1 सिंधु नदी, इस तरह से मैं नंबर डाल के आपको सारी नदियां लिखाऊंगा। आपने उसी तरह उसको मैप में भरना है और उसी मैप को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उद्गम स्थान, बस उद्गम स्थान आपने ध्यान रखना है और किसकी सहायक नदी, यदि कोई सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, आपने इतना उसमें ध्यान रखना होगा, बाकी कुछ भी आपने ध्यान नहीं रखना है। साथ ही देखो प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था, आप लोग ऐसा रहा आप लोगों का प्रैक्टिस सेट, उसके बाद तो समय नहीं लग पाएगी आप लोगों के समक्ष में आ पाऊं, है ना। तो आपके रिवीजन की दृष्टि से और भविष्य में जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें प्रश्न जहां से बन सकते हैं, जो अति महत्वपूर्ण सवाल है। थोड़ा लेंथी पेपर था लेकिन बहुत आसान पेपर था, तो जिसका भी 70+ स्कोर रहा है वो सेफ जोन में, लगभग 80-85 है वो और बेहतरीन है, ठीक है। जिसका 80-85 स्कोर आया वो ज्यादा बेहतरीन है। बाकी देखो सॉल्यूशन तो हो नहीं पाएगा उसका, क्योंकि समय इतना हो नहीं पाता है, ठीक है। आंसर की आप लोगों को दे रखी है, कुछ एक आध प्रश्न में गलतियां थी तो मैंने आपको कम्युनिटी के माध्यम से अवगत करा दिया था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसको समझ लीजिएगा जो मैंने आपको आज समझाया है। शाम की क्लास इसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा, ये सारी चीजें हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।